हाय शबगुन, कैसे हैं आप? मैनी मैनी सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई बिलीव कि मतलब ये एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर जॉय मतलब विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस आपका आ रहा होगा, है ना? और मैं हाँ ये भी जी मान सर। रहा हूँ कि मतलब मम्मी पापा जो हैं वो एकदम मतलब ऐसे खुश होंगे कि मोहल्ले में सबको पता लग गया होगा, है हाँ ना? जी सर, मतलब जैसे पापा को पता चला, पापा ने सबको कॉल करके बता दिया, सारे रिलेटिव्स को, सबको पता है। अरे सब वेरी वेरी बहुत खुश कॉन्ग्रेचुलेशन। हैं। और मतलब मुझे वो जानना है कि मतलब एक क्या रिएक्शन था, इंस्टेंट रिएक्शन क्या था कि कैसे मतलब जैसे ही वो रिजल्ट आया, मतलब होता है हमें तो डर लगता था कि यार पापा को बताएंगे तो रिजल्ट ना डांट पड़ेगी। तुम्हारा मतलब कैसा रिएक्शन आया पापा का कि मतलब क्या बोला उन्होंने? जैसे मैंने सबसे पहले रिजल्ट मुझे ही पता चला था, तो मैंने पापा को कॉल करके बताया, तो पापा तो बहुत खुश हुए थे। जैसे फादर्स होते हैं वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो पापा ने बस सबको कॉल कर दिया, सारे रिलेटिव्स को, कि ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं। मेरे को भी सबके कॉल आ रहे थे, तो बहुत एक प्रीशियस मोमेंट था वो। मतलब ये जो पिछले हम कुछ आपका 11 मतलब क्लासेस से इंतजार करते हुए आते हैं और जो 12th में आके हमें आपका एक जॉय ऑफ मोमेंट मिलता है, ये मतलब बिल्कुल ही अलग है ना? हाँ जी। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपका सिद्धार्थ सर से आपका शुरुआत करता हूँ। सिद्धार्थ सर, ओवर टू यू। ठीक है शबगुन, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो एक बार आप आपके हमारे व्यूअर्स को आपके परसेंटेज बता दीजिए। ऑल्दो मैं जानता हूं, लेकिन जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि शबगुन की कितने परसेंटेज बने। तो ओवरऑल 98.6%। वाह, 98 में मेरे सानिध्य सर, अभिषेक सर, आयुष मैम, हम तीनों सबको पास हो मिला लो जाएंगे के तो हम सब बढ़िया, मतलब इतने पास हो बढ़िया जाएंगे। परसेंटेज आए। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू शबगुन। आपकी ह्यूमैनिटीज में सर। बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहे हैं? सर, इंग्लिश तो था, साथ में हम्म, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड पेंटिंग। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपकी मार्कशीट देखी थी, तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में आपके 99 99 मतलब बने हैं वो दोनों उसमें, है ना शगुन? शगुन, हाँ जी सर। तो क्या आप अपने मतलब मुझे कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में 99 मार्क्स आए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की आपकी अप्रोच कैसे रही है? क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी है, और हमें एक बोल दिया जाता है सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन आजकल पॉलिटिकल साइंस में बहुत घूम के आने लगे हैं। तो मतलब आपकी अप्रोच क्या रही है पूरा पॉलिटिकल साइंस को एज एन सब्जेक्ट पढ़ने की? तो सर, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी तो मेरी एक हैबिट है कि मैं साथ में नोटबुक जरूर रखती थी, और हर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे उसको मैं नोट डाउन करती थी। जैसे आपने बोला मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें वो जनरली लीडर्स की स्टेट पूछते हैं कि ये लीडर कौन सी स्टेट से है, तो मैं वो लिखती रहती थी साथ साथ में कि कौन सी स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैं हर एक क्वेश्चन में फ्लो डायग्राम जरूर बनाती थी। तो इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस मतलब ज्यादा टफ तो नहीं आए थे, बट उसमें मतलब साथ साथ में मैंने कार्टून्स को भी कवर किया। जब मैं एनसीईआरटी थॉरली पढ़ रही होती थी तो साथ में कार्टून्स को भी कवर करती थी। उस चीज ने हेल्प किया है। तो क्या हमें मतलब जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसमें फ्लो चार्ट बन सकता है तो डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के बाद एक छोटा सा फ्लो चार्ट ऐसा कुछ बना देने से क्या ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नंबर में एक आध नंबर ज्यादा, या मतलब एक वो फाइनल टच मिल जाता है, ऐसा लगता है? ऐसी कोई वाइब हाँ है सर, मतलब? मैं तो स्टार्टिंग में बना देती थी, जैसे आंसर में फ्लो चार्ट में सारे पॉइंट्स लिख देती थी, जैसे पॉइंट्स की जो हेडिंग्स होती हैं, तो उसको मैं फ्लो चार्ट में लिख देती थी, और नेक्स्ट फिर मैं उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती थी 3 to 4 लाइंस में। हाँ, कह रही है बहुत सही अप्रोच होती है, क्योंकि फ्लो चार्ट से क्या होता है, एग्जामिनर को भी एक बहुत अच्छा लुक आता है कि हाँ ये सामने वाला हाँ। पढ़ के आया है। यस हाँ। सर। नेक्स्ट टॉपर्स ने आपकी इस पूरी जर्नी में कैसे हेल्प किया है? अगर आप अपना पूरा 12th को देखोगे तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टॉपर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में? सर, जो वो वन शॉट लेक्चर्स थे वो तो ऑफ कोर्स मैं देखती थी, साथ में जो हाँ बैटल्स होते थे वो एमसीक्यूज जो उसमें कवर हो जाते हाँ थे ना, हाँ हाँ तो हाँ एमसीक्यूज मेरे को वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी इतनी। हाँ तो हाँ हाँ। एमसीक्यूज मैंने पूरे वहीं से किया है। हम्म। क्या आपके साथ में ये समस्या रही है कि मेरा आंसर छूट जाएगा? जैसे स्पेशली हम अगर हम पॉलिटिकल और हिस्ट्री की बात कर लें, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा रहता है, तो कभी ऐसा लगा कि मेरा पेपर छूट जाएगा, या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखूं, क्या करूं? मतलब ये कभी कोई प्रॉब्लम आई है आपको ऐसा? नहीं सर, एक्चुअली मेरा तो 10 मिनट्स पहले ही एग्जाम खत्म हो जाता था, हिस्ट्री में भी और पॉलिटिकल में भी। तो मतलब मेरी प्रॉपर स्पीड है शायद। प्रॉपर रिवीजन को समय दिया है अपने आंसर लिखने के बाद हाँ में? जी, हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। सो एक फाइनल क्वेश्चन, जैसे जो प्री बोर्ड्स वगैरह रहते हैं, अगर आपने अपने स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह दिए हैं, तो प्री बोर्ड्स को आप कितना सीरियसली लेते थे? और क्या आपका प्री बोर्ड से पहले आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था शबगुन अपने एंड पे, कि मैं पहले से पूरा पढ़ लेती हूँ? हाँ जी सर, प्री बोर्ड से पहले ही कंप्लीट हो गया था सिलेबस, और प्री बोर्ड्स के टाइम पे भी मेरी रिवीजन चल रही थी, और प्री बोर्ड्स ने भी हेल्प किया है, बिकॉज प्री बोर्ड देने से हमें पता चल जाता है कि हमारा कहाँ हम लैक कर रहे हैं, कौन सी चीज हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो वो प्री बोर्ड से मुझे हेल्प मिली है उससे।
अपने जूनियर्स को स्पेशली पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ना है, इसको लेके अगर आप कुछ टिप्स देना चाहो, कोई एक आध टिप तो जरूर शबगुन आप शेयर कीजिए। एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी तो हम नहीं छोड़ सकते। तो जब भी मतलब मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी तो मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखती थी जैसे। और फिर मुझे मतलब सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, बट मेरी ऐसा था कि मैं साथ साथ में वो लिखती थी, और जब भी एग्जाम देने जा रही हूँ या 10 मिनट पहले तो मैं वो सारे पॉइंट्स को जरूर एक बार पढ़ती थी, तो उससे मेरे को हेल्प मिली। ठीक है, सो सानिध्य सर को मैं पास ऑन करता हूँ, तो सानिध्य सर आपसे फर्दर डिस्कशंस करेंगे। हेलो शबगुन, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई मैं तो खुश हूँ 99 आए तुम्हारे इकोनॉमिक्स में, है ना? तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मेरा एक सबसे पहला सवाल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, और मेरे ख्याल से तुम्हारे मन में भी होगा ये, एक नंबर और आ जाता तो मतलब होता है ना कि 99 पे आउट हो जाना, वैसा लगता है कि अरे यार वो एक भी क्यों हो गया। तो अगर तुम्हें 12th वापस देनी पड़े और तुम्हें वापस मौका मिले कि वो एक मार्क्स भी ना कट हो, तो तुम्हारे जूनियर्स को क्या एडवाइस दोगी कि तुम फुल ऑन फुल ला सको? बिकॉज एक ही नंबर रुका है, तो तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज तो फॉर श्योर है कि तुम 100 में 100 ला सकती हो। तो क्या वो टिप दोगी, बताओ। मेरा तो एक मार्क वो एमसीक्यू में ही कटा है। मेरे को जब मैं एग्जाम दे के आई थी मेरे को तभी पता चल गया था वो तो एमसीक्यू तो सीरियसली जरूर लो। मतलब बताओ, जहाँ डिस्क्रिप्टिव में तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं, जहाँ पे पता नहीं होता, वहां पे कुछ नहीं हुआ, बस वो वहां एमसीक्यू पे नहीं गलत था। कटा, एक मतलब एमसीक्यू। एमसीक्यू पे ध्यान देना है ना? के स्टेट वो ऐसे सारे तरीके जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें आपको ध्यान देना है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मेरी इंपॉर्टेंट सवाल और है कि जैसे मैं, सिद्धार्थ सर, आयुषी मैम, अभिषेक सर, हमारे टाइम पे तो कोई ऑनलाइन स्टडी नहीं थी। हम तो ऐसे किताब ले लेके पढ़ते थे, जितना जो पता चला वो पढ़ लिया, हो गया। आप लोगों के टाइम में इतने सारे रिसोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, फ्रॉम स्ट्रैटेजीज टू वन शॉट्स, जो कि आपने देखे, आपने बताया, मैराथन लेक्चर्स होते हैं, बैटल्स होती है, सुबह के मॉर्निंग सेशंस होते हैं जिसमें हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं, है ना? तो तो ये मुझे बताओ, ये कितना फ्रूटफुल है किसी के लिए? दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? नहीं, देखना चाहिए। मैंने कभी कोई ट्यूशन नहीं ली कभी भी मेरी लाइफ में। तो मैंने तो हमेशा ऑनलाइन ही जो वीडियोस होती हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, उसी से ही पढ़ा हमेशा। तो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहे हैं ये। तो जो पढ़ाया है वही आया? हाँ, काफी। मतलब जो पढ़ाया वही आया ना? ठीक है, चलो हाँ, बहुत काफी बढ़िया। ज्यादा आप एक खो एक गया मेरा था जैसे सवाल और है। जैसे आप पढ़ा रहे थे। हाँ, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। तो एक मेरा सवाल है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चूज करना, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ क्योंकि मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, पर एज ए स्टूडेंट इकोनॉमिक्स क्या वैल्यू लाता है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट? और इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या आपको ये फील होता है कि इसकी अप्रोच बहुत ही वास्ट है और ये आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट? कई लोग बच्चे ऑप्शनल ऐसे भी लेते हैं जो कि सिर्फ उनको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करे, लेकिन एक फ्रूटफुल सब्जेक्ट क्या इकोनॉमिक्स है जो कि आपको आगे भी हेल्प करेगा? बिल्कुल सर, आपके मतलब आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जब आप इकोनॉमिक्स लेते हो बैंकिंग की तरफ, एंड बहुत हेल्पफुल रहता है। और 12th में भी मतलब मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था इकोनॉमिक्स, जब भी मैंने पढ़ा है। स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते थे वो सॉल्व करने में मुझे बहुत मजा आता था। क्या बात है, क्या बात है। और मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, अगर आपने डिसाइड किए हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपने कुछ सोचा है? अभी तो ग्रेजुएशन, अभी सीओईटी का एग्जाम है मेरा नेक्स्ट वीक, तो अभी तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। आगे फॉर फ्यूचर मैंने सिविल सर्विसेज के लिए अभी सोचा है। Brilliant, brilliant, brilliant. And I wish you all the very best for your all the upcoming, stages. Or over to you, Ayushi ma'am. थैंक यू सर। ओके शबगुन, हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल। शबगुन, हिस्ट्री में भी तुम्हारे काफी अच्छे नंबर हैं। तो हिस्ट्री के साथ ऐसा होता है ना बेटा कि काफी लेंदी सब्जेक्ट है, और लेंदी होने के साथ साथ ऐसा बोला जाता है कि हमें उसको रीड करना है। अब रीड करते करते होता क्या है कि हम जोन आउट हो जाते हैं, तो उसके कारण बहुत सी चीजें हमसे छूटती जाती हैं। तो वो जब उस तरीके की चीजें अगर हमारे साथ हो रही हैं तो उसको कैसे टैकल किया? आई गेस तुम्हारे साथ भी होती होगी, मेरे साथ भी होती है वो। तो अगर हो रहा है तो उसको हम कैसे, मतलब आप अपने जूनियर्स को बताइए कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ती थी मैं उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ती थी। जैसे मैं साथ साथ में मतलब मैं तो एज ए टीचर ही पढ़ती थी कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, तो मैं उसी वे में पढ़ती थी।
तो उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती थी। तो हिस्ट्री में ऐसे स्टोरी की तरह, और बीच बीच में होता था कि नींद आने लग जाती थी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। तो उस टाइम पे फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती थी 10 to 15 मिनट्स का, और फिर वापस से स्टार्ट करती थी। सो मीन्स अगर मैं इसको समराइज करूं तो एक्टिवली आपको पढ़ना है, थोड़ा सा इंटरेक्ट होते हुए। अच्छा, और एक और चीज होती है यहाँ पे कि हम पढ़ तो लेते हैं, हिस्ट्री एनसीईआरटी को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको आंसर शीट में रिप्रेजेंट करना, वो एक मतलब उसका प्रेजेंटेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो वो आपने किस तरीके से किया जिससे हिस्ट्री में आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए? हिस्ट्री में भी मैंने वही फ्लो चार्ट्स, जैसे 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए 2.5 to 3 पेजेस तो कंपलसरी होते हैं लिखने के लिए। तो मैं आंसर शीट में फर्स्ट पेज पे बड़ा सा फ्लो चार्ट बना देती थी ताकि मेरा एक पेज कंप्लीट हो जाए। और फिर नेक्स्ट 2 पेजेस में उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दी थी। तो मैंने हर एक हाँ, एट ये मार्क्स के तो क्वेश्चन में तो मैंने ऐसे किया। हाँ, ये तो खैर सही बात है। ये जब हम लोग आंसर्स राइटिंग की स्ट्रैटेजीज बताते थे तो हमने भी ये चीज डिस्कस करी हुई थी कि भाई पहले फ्लो चार्ट वगैरह आपको बताना है। अच्छा बेटा, हिस्ट्री का जो एक बच्चों के मन में सबसे बड़ा डर होता है वो होता है ईयर को लेके, मतलब टाइम एंड डेट्स को लेके। तो अगर आपको उन्हें याद रखना है लंबे समय तक, एटलीस्ट एग्जाम तक, तो उसके लिए क्या आपने टिप्स ली हुई हैं? मैंने एक चार्ट सा बना लिया था प्रॉपर, जैसे हर एक चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी वो मैंने उस चार्ट में लिख ली थी, और मैं रोज उसको एक एक बार रिवाइज जरूर करती थी। तो उससे वो डेट्स मेरे दिमाग में रह गई, और अभी तक मेरे को याद है, सीयूईटी तक तो याद है मेरे को। अच्छा, और अगर हम बात करें कि भाई क्योंकि जर्नी हमारी काफी लंबी होती है और तुम्हारे सब्जेक्ट भी देखें तो हर एक सब्जेक्ट जो है वो अपने आप में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो कभी कभी हमें पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि हम थक रहे हैं या हम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। तो अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो आप कैसे अपने जूनियर्स को यहाँ पे गाइड करेंगी कि इफ आप ये सिचुएशन फेस करते हैं तो आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे? फर्स्टली तो मैं यही बोलूंगी कि अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखो। अगर जब आप एग्जाम हॉल में भी जा रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ। मतलब अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मुझे नहीं भी आएगा तो मैं आई ट्राई माई 100% कि मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो अपने आप पे ट्रस्ट होना इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज मैं अपने जूनियर्स को भी बोलूंगी कि अपने आप पे हमेशा ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो कि आप कर लोगे। एंड कुछ ऐसा मतलब बहुत टफ नहीं आता है, तो हमेशा मतलब अपने आप पे ट्रस्ट रख के जाओ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करो। अच्छा, और एक और फाइनल क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि जब हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या अभी तक हम लोगों ने जैसे बच्चों से बात करी, तो वहां पे हमें पता चला कि बच्चे जो हैं अगर जब वो 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस आ रहा है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच में। कि बच्चे जो हैं क्योंकि पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वो अपनी मेंटल हेल्थ या आप फिजिकल हेल्थ किसी भी चीज की बात करें तो वो एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो आप कैसे बताएंगे अपने जूनियर्स को कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सो बोथ आर इम्पोर्टेंट, कि आप अपने फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें? आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया हुआ था? तो मैं स्टडीज के साथ साथ जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी। जैसे मैं एनसीसी कैडेट भी हूँ, तो हमारे कैंप्स भी लगते थे। तो उससे बहुत डिसिप्लिन जो है हमें मिलता था। तो ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई अपनी जगह है और हेल्थ अपनी जगह है, तो दोनों को साथ में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ओके, एक और चीज कि अच्छा मुझे ऐसे 3 क्वालिटीज बताओ या 3 ऐसी वैल्यूज बताओ जिन्होंने कंसिस्टेंटली तुम्हें हेल्प किया है अपना ये जो एम है या ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल डेडिकेशन, डिसिप्लिन, वॉटेवर, है ना? तो ऐसे 3 क्वालिटीज या वैल्यूज जो तुमने मतलब तुम्हारे काम में आई हैं या जिन्हें तुमने प्रैक्टिस किया हुआ था। डिसिप्लिन तो डेफिनेटली, वो अगर होगा तो डेफिनेटली स्टडीज में हेल्प मिलेंगी। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, एंड साथ में मतलब कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कई मैंने अपने फ्रेंड्स भी देखे हैं जो बिल्कुल लास्ट में आके स्टडी करते थे, लास्ट के 2 महीने में, 3 महीने में। तो वो ऐसा मत करो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो स्टार्टिंग से, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है। तो अगर अभी से हम कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी स्टडीज में तो वो लास्ट तक हेल्प करेगा। ओके, ओवर टू यू अभिषेक सर। शबगुन, जैसे अभी तुमने बोला ना कि एनसीसी कैडेट रही हो, तो मेरे अंदर का एक जो है थोड़ा सा वो जाग गया कि यार एनसीसी कैडेट तो मैं भी रहा हूँ।
ठीक है, और उसका जो मतलब मोटो भी रहा है वो हमारा शुरू से यही रहा है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, Unity and एंड यू discipline. फॉलोड दैट वेरी केयरफुली। और डिसिप्लिन के थ्रू आपने मतलब ये बताया है कि एटलीस्ट अगर हम आपका डिसिप्लिन रहेंगे लगातार तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है हमारे लिए। मुझे छोटी छोटी चीजें एक दो जाननी है कि जैसे एनसीसी में बहुत सारा टाइम जाता था, या उसके अलावा भी आप कोकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती होगी, तो एक टाइम रूटीन एक होता है किसी बच्चे का जो फॉलो करता है, कि मतलब आइडियल रूटीन तो कुछ भी नहीं होता। तो प्रोकास्टिनेशन को हटाकर एक छोटा सा मुझे टाइम टेबल ऐसा समझाओ अपना, कि जिसके थ्रू आपने ये सारी चीजें अचीव की हैं। क्या टाइम टेबल रहता कोई था आपका? कोई स्पेसिफिक टाइम टेबल तो नहीं था ऐसे, बट मेरी एक टू डू लिस्ट रहती थी कि मेरे को आज के दिन इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, आज सोने से पहले मुझे इतना कंप्लीट करना है, और वो मैं करके सोती थी। मतलब ऐसे नहीं था कि सुबह करना है शाम को करना है, बट पूरे दिन में मुझे इतना कंप्लीट करना है, तो वो मैं कंप्लीट करती थी। और उस पे स्टिक रहती थी उस टाइम टेबल पे कि आज के दिन मेरे को इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी। परफेक्ट। मतलब इससे ना मुझे एक और भी अच्छी चीज समझ में आई है कि हम ना बहुत ऐसे अनइमेजिनेबल से गोल आपका बना लेते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स जो कि अचीव ही नहीं हो पाते, बट आपने उसको ना कर कर क्या किया है, बहुत छोटे छोटे गोल्स टारगेट सेट किए हैं कि जो एक दिन में मेरे कंप्लीट हो सके, जिससे मेरी आपका चीजें आसान होती हुई चली जाए। बहुत बढ़िया शगुन। और मतलब मुझे तो आपसे बात करके बहुत मजा सा आया, और ऐसा भी लगा कि यार आपने इतनी सारी चीजें मतलब अचीव भी की हैं बहुत सारी चीजों के साथ। नेक्स्ट टॉपर फैमिली की तरफ से हम मतलब आपका सभी तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, एंड तुम्हारा जो सीयूईटी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी तुम्हें बहुत सी बेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक बेस्ट यू ऑफ सर, लक, थैंक यू है ना। सो मच इन सर। केस अगर तुम्हें बेस्ट कभी ऑफ भी कोई लक जरूरत देव। पड़े तो तुम हमसे कनेक्ट कर सकते हो हमेशा। श्योर सर।